प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। मैं मनदीप पंडित। अभी हमारे साथ हैं कमलेश भारती जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक ट्रिब्यून में स्टाफर रह चुके हैं। उसके अलावा साहित्यकार भी हैं, कहानीकार हैं, लघु कथाएं भी लिखते हैं और राजनीतिक अनुभव उनका, राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव उनका बहुत बृहद है। बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने कवर किया है, उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं और आजकल नवछोर जो पेपर आता है वहां पर वरिष्ठ वो कॉलमनिस्ट हम उनको कह सकते हैं कि अलग अलग समसामयिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां बड़ी पसंद की जाती है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो। और उनका एक पसंदीदा विषय ये भी है कि वो सेलिब्रिटीज को बहुत कवर करते हैं, चाहे कहीं की भी सेलिब्रिटीज हो, चाहे कोई फैशन डिजाइनर हो, चाहे कोई एक्ट्रेस हो या रंगकर्मी हो, सभी को कवर करते हैं, एक्सक्लूसिव तरीके से कवर करते हैं। और उनकी जो कवर स्टोरी होती है वो बड़े ही चाव से पूरे हरियाणा, क्या हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, पूरे उत्तर भारत में पढ़ी जाती है। तो ऐसे साहित्यकार और पत्रकार हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना दावा है कि वो सरकार बना रही है, चाहे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस हो, और उसके अलावा तीसरा जो गठजोड़ है, तीसरा मोर्चा भी कह सकते हैं, सर बता रहे हैं, तीसरा मोर्चा जो है वो इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है। उसके बारे में भी बड़ी रोचक बात है, वो भी भारती जी से डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर उनकी क्या टिप्पणी है ये भी जानेंगे। उसके अलावा एक चौथा विकल्प भी है जो कि अब थोड़ा मुरझा सा गया है, वो है इनेलो से अलग हुई जननायक जनता पार्टी, जिसकी अगुवाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटे और उनकी धर्म पत्नी नैना चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है, भारती जी का बड़ा बृहद अनुभव है, उनसे बातचीत करेंगे कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठजोड़ हरियाणा के विधानसभा के आने वाले चुनाव में आगे है। हम उनसे अलग अलग प्रत्याशियों की भी बातचीत करेंगे जो कि बड़े नेता, क्या वो अपनी विधानसभा में हार रहे हैं, क्या बीजेपी इस बार बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी या पुराने चेहरों को बदलेगी। तो भारती जी स्वागत है आपका, कहते हैं। आपका भी स्वागत है और आपको बधाई है कि आपने इस भव्य स्तर पर अपना ऑफिस बनाया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सर, शुभाशीष है। थैंक यू सर। और भारती जी हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा अनुभव है जितनी हमारी उम्र भी नहीं है, और हम उनसे हर पल सीखते रहते हैं, और क्यों ना हो, सीखना भी चाहिए। अगर आपके फील्ड में कोई भी अगर गुरु है या वो उस फील्ड के अगुआ है तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारती जी, पहला सवाल आपसे, क्या लग रहा है आपको हरियाणा विधानसभा के आने वाले चुनाव में? अपने अपने दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनेलो बसपा गठबंधन के, कांग्रेस के, जननायक जनता पार्टी के। पहले तो मैंने लिखा भी था, बड़ी मजेदार बात है कि ये तो शुक्र है कि आचार संहिता लग गई, नहीं तो सरकार दे दनादन नॉन स्टॉप हरियाणा के विज्ञापन दे के पत्रकारों को खुश कर रहे हैं, पत्रकारों को खुश कर रहे, मीडिया को खुश कर रहे। जनता खुश हुई कि नहीं हुई? जनता कैसे खुश हुई? वो कह रहे हैं कि हमने आपके पास विकास के लिए पैसे नहीं है, कोई काम कहीं को लेके जा रहा है उसके लिए पैसे नहीं, लेकिन मीडिया हमारा इतना प्यारा है उसके लिए सब कुछ आ जाए। सर, इसी आपके जवाब में से मेरे पास एक सवाल निकल कर आ रहा है, क्या होता है कि जब कोई रीजनल पार्टी होती है जो एक स्टेट की होती है, वो अपने राज्य से बाहर भी विज्ञापन देती है, चाहे वो इनेलो रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी है। बहुत ही गलत है वो। हाँ जी, आप हमारे राज्य का पैसा दिल्ली को क्यों दे रहे जी, या यूपी को क्यों दे रहे? जैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी यही सरकार किया बनने था, से पहले दिल्ली में सरकार थी, पूरी भारत वाले ने किया था। वो जो भी ट्रेंड है वह गलत है जी। आप अपने राज्य का पैसा अपने राज्य में लगाइए जी। बाहर का मीडिया आपका कुछ सुधारने वाला नहीं है। गुणगान करवाने के, गुणगान करवाने का फायदा कोई नहीं ना। कहाँ गुणगान तो दिल्ली हो रहा है, वोट हरियाणा में है। तो ये जो परंपरा परिपाटी शुरू की है, इसको सरकारों को बंद करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक परिपाटी को बंद किया है, आपकी नॉलेज में भी होगी कि पहले जब प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी से पहले के जो प्रधानमंत्री थे, वो विदेशी दौरों पर जब जाते थे
तो सभी बड़े बड़े समाचार पत्रों, बड़े बड़े समाचार चैनल के चीफ एडिटर या स्पेशल पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका परिवार, पूरा पीएमओ के ऑफिस में जाता था। हाँ जी, वो बंद कर दिया है मोदी। वो भी एक तरीका है मीडिया को बड़े स्तर पर संपादकों को खुश करने का। जी जी। मैं जहाँ भी संस्थान में काम करता था वहाँ भी मैंने देखा जी कि हमारे भी संपादकों को लेके जाया जाता था और वे बड़े गर्व से और खुशी से बताते थे। तो गिफ्ट हैम्पर भी दिए जाते थे उनको, कुछ होता था कि मैं महंगे महंगे होटलों में ठहराया जाता था, वो सारी सुख सुविधाएं दी जाती। और मजेदार बात है कि जब वो इंग्लिश में लिखते थे तो पता नहीं कैसे अनुवाद का जिम्मा मेरे ऊपर आ जाता था, कि हमारा अखबार तो 3 भाषाओं में छपता है, तो ये एक अपने आप में योग्यता या एक नियम, एक शर्त थी कि आपको पंजाबी से भी अनुवाद करना आना चाहिए, अंग्रेजी से भी अनुवाद करना, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से। मेरे मित्र मेरे ऊपर इतने मेहरबान थे, वो जो भी महत्वपूर्ण अनुवाद का काम आता था वो मेरे जिम्मे लगवा देते। पर मैं खुशकिस्मत रहा कि जब भी किया एडिटर इन चीफ के फोन आए कि कमाल कर दिया। वो तो आपका अनुभव है। और आप अगर जैसा आपने मेरे को व्यक्तिगत चर्चा में भी बताया था कि आप पहले प्रोफेसर थे, तो आपके मन ने एक हृदय विदारक घटना हुई, तो उसके बाद आपके मन ने भी डिसाइड किया कि आप एक तरफ चले जाएं, मैं प्रिंसिपल था, पत्रकार बन जाएं या शिक्षक। हिंदी का लेक्चरर था। जी जी। कहीं इरादा नहीं था कि मैं अपना घर, अपना पंजाब में पत्रकारिता तो कर ही रहा था। हाँ जी, पार्ट टाइम कर रहा था, साइड लाइन कर रहे, साइड बाय साइड, और कोई इतराज नहीं था किसी को। लेकिन मन दुखी हुआ एक ऐसी घटना हुई, मन ने सोचा या तो तू ये कर ले या वो कर ले, 2 नाव में पैर मत रख। जी। तो आपने पत्रकारिता को चुना। मैंने रेलवे लाइन की तरफ ट्रैक बदल दिया, पत्रकारिता करूंगा, क्योंकि मेरे से पूछने, आप भी मेरे साथ गए थे भिवानी, सवाल ये पूछा जाता है, यहाँ जीजेयू में बहुत पूछा गया, शुरू में बड़ा मेरा होता था कि आपने क्यों बदल दिया। तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं प्रिंसिपल था तो हमारे 600 छात्र थे, 700 हो गए। अगर मैं भाग्य विधाता था तो 600-700 छात्र था, क्योंकि मैं सुबह एड्रेस करता था, कोशिश करता था बच्चों को कुछ न कुछ। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायल बाग, हिसार, हरियाणा। लेकिन जब आप पत्रकार हो गए तो आप लाखों लोगों के भाग्य विधाता हो, तो ब्लैक बोर्ड से लिखने से बेहतर है अखबार पे लिखो। जी बिल्कुल सही। ये सोच के मैंने तकलीफें तो बहुत उठाई, परिवार मेरा आदमी परेशान है कि आपने इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के, आरामदायक जिंदगी छोड़कर ये कठिन रास्ता, कांटों भरा रास्ता। लेकिन रिटायर होने के बाद भी आज पूर्ण रूप से सक्रिय है, आप मेरे साथ भी जाते हैं, राजनीतिक कवरेज भी करते हैं, तो इतने एनर्जी कहाँ से लाते हैं? अभी मैं तुम सबसे वीडियो चल भी रहा है, मैंने ना बनाया ना किसी को कहा। अभी सुभाष चंद्र आए, फ्लेमिंगो में बुलाया, मैं भी अंदर ही बैठा था, इंतजार कर रहा, पता नहीं क्या मैं कहा यार बाहर ही देख। अब जैसे ही मैं बाहर गया, सुभाष चंद्र बिल्कुल हाजिर, और मैं उनका स्वागत कर लिया, नमस्कार कर ली, और उसमें एक ही सवाल एक ही जवाब आ रहा। किसी ने वीडियो अचानक बना दिया, वो मेरे से मजे में पूछते हैं आप अभी भी एक्टिव हो क्या? तो मैंने उनको जवाब दिया जब मेरा बड़ा भाई एक्टिव है तो मेरे एक्टिव होने में क्या है? वो सवाल और जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल। और लोग उसको, मैंने अपने फेसबुक पे डाला, लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत तो आप एनर्जी नहीं, आप में एक जिद होनी चाहिए कि मैंने ये करना है और मैंने ये लिखना है, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हो जी। बार बार मैं एक बात कहता हूँ, जानब छोड़ में ही लिखता हूँ, मैं अपने आप को वहां सलाहकार मानता हूँ। जी बिल्कुल, मेरी भूमिका मुझे लगता है ये मार्गदर्शक मंडल, कुछ भी कहो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। तो मैं उनको भी कह रहा हूँ, आपको भी कहता हूँ कि अब मीडिया में एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें कलम की शक्ति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। सिर्फ ये जो आप दिखा रहे हो इसको स्वीकार करते हैं, बड़े से बड़ा नेता भी, छोटे से छोटा नेता भी। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो, वो सारे यूट्यूबर प्रिंट के लिए ना तो कोई जगह वहां,
ना कोई, सचमुच मैं कहता हूँ, ना कोई ये चाहता है कि भारती जी आप आगे आगे बैठ जाओ। लेकिन मैं ये मानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने प्रिंट मीडिया में भी अपने इकट्ठे भी काम किया है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि प्रिंट मीडिया की स्वीकार्यता और प्रिंट मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो वही बता रहा हूँ कि ये चुनौती मेरे मन में अब आ गई। ये देखते हो 2 साल में तो तुम अपनी कलम की ताकत बरकरार बताओगे। ये कलम की ताकत बिल्कुल ठीक है। मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। हरियाणा में क्या लग रहा है, किसका दावा सबसे मजबूत है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, इनेलो बसपा का है, या जननायक जनता पार्टी का है? क्या कहेंगे आप? तो ये जो आप भी जा रहे हो, मैं भी जाता हूँ, मुख्य मुकाबला मुख्य मुकाबला बड़ा सीधा लोगों ने तय कर रखा है, भाजपा बनाम कांग्रेस। बाकी जो दल हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, जैसे अभय चौटाला और मायावती ने गठजोड़ कर लिया, 53 अभय, 37 मायावती जी। लेकिन मैंने बार बार लिखा, अब भी लिख रहा हूँ, आज भी शायद लिखा है कि अभी तक वो कह रहे थे हम इकट्ठे चुनेंगे, फैसला करेंगे। आपने कहीं पढ़ा उन्होंने इकट्ठे होकर फैसला किया? नहीं, वो कार्यकर्ता सम्मेलन तो कर रहे हैं, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं जिला लेकिन उन्होंने ये तो नहीं तय किया कौन सा हमारा प्रत्याशी यहाँ से होना है, कौन सा बसपा का होना है। तो चुनाव तो आ गया, शंखनाद हो गया, तो आप तो प्रचार में पहले ही पिछड़ गए। मैं बार बार लिखता हूँ, जहाँ भी मैंने हिसार की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी को लिखा, नलवा पर लिखा, हिसार पर लिखा, मरवाड़ा पर लिखा और एक और पे लिखा। क्या लगता है हिसार में बीजेपी सावित्री जिंदल को मैदान में उतारेगी या डॉक्टर कमल गुप्ता को बरकरार रखेगी? इसके जवाब में मैं बात और बताता हूँ जी, कि जो लोग ये ढिंडोरा पीटते हैं और लिखते हैं कांग्रेस में गुटबाजी है, अब उस पर भी आना। अब आप मजेदार बात देखो, भाजपा में गुटबाजी नहीं है। तो गुटबाजी है, आपकी बात में स्वीकार है ना, बीजेपी में भी है, लेकिन वो गुटबाजी परिवार के बाहर नहीं आती है। जब उनकी जनसभा होती है, कोई बड़ी रैली होती है, तो सारे नेता एक ही मंच पर होते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये दिक्कत है। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से खुद सवाल किया था, आप भी थे उस समय, कि किस दिन आप दोनों, आप और शैलजा जी एक मंच पर इकट्ठे होंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस बार जो हरियाणा देख रहा है, पूरे हरियाणा में, कि ये आ भी रही है खबरें, सब जगह से आ रही हैं कि भाजपा में भी गुटबाजी। हाँ बिल्कुल है, वो तो चौधरी रणजीत सिंह चुनाव के परिणाम के बाद लगा चुके हैं, किसानों उसमें प्रवेश करता। हाँ, तो आप अगर दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को थोक के भाव अपने दल में घुसाओगे तो आज, हाँ ऐसा ही होगा। आज आपका परिवार अनुशासन वाले नेता नहीं है। हाँ जी, आपने वही ले लिए जो किसी और पार्टी में अनुशासनहीनता कर रहे थे, तो अब वो आपके पास भी आकर यही करेंगे। हाँ जी, एक जो सेब, गंदा सेब होता है, सड़ा हुआ सेब है, वो पूरी सारी जो पेटी है खराब कर देता। तो क्या लगता है आपको कि 10 साल से जो बीजेपी का शासन है, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं? नहीं, वो तो है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ये जो सत्ता विरोधी लहर जिसको आप हल भी कह सकते हैं, हाँ जी, उसका स्वाद चख चुकी है। उसको पता है कि हमारे खिलाफ लोग। आपने गौर किया हो, मैंने जिक्र किया था कि जब लोकसभा चुनाव में एक दिन नायब सिंह सैनी जी आए, उनके पूरे शहर में 1 दर्जन जलपान के कार्यक्रम अलग अलग नेताओं के घर में रखे। मैंने जो साक्षात देखा, अपने सामने अनुभव किया, कि वो हमारे क्षेत्र में आए, क्षेत्रपाल के घर चाय हो रही है, और बिल्कुल पिछली गली में योगेश विधानी जी है, उनके घर विचार पे, तो लोग तो कोई नहीं बदले, इधर चाय पी उधर चाय पीने चले गए। तो आपने प्रचार किसका किया? बिल्कुल ठीक है। 1 दर्जन घरों में, दीप के घर चाय पी रहे, कमलेश के घर चाय पी रहे, सैनी के घर चाय पी रहे, 1 दर्जन घरों में आपने चाय पी ली। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपानी, शाबाश शाबाश। लेकिन आप हिसार में रैली क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, एक रैली करो, बड़ी रैली करो और सब भेड़ लेकर आओ। तो वो आप साहस क्यों नहीं जुटा सके? और किसी गांव में तो जाके रैली करने का मतलब ही नहीं था। इससे साफ पता चल गया कि भाजपा गांव में जाने से लेकिन अब डरने लगी। लेकिन अब वो कर रहे हैं हर विधानसभा वाइज। अभी जैसे कल परसों हांसी में हुई थी, 22 तारीख को नलवा के शाहपुर में गांव में है, गांव में रैली। नहीं भाई, वो उन्होंने
जैसे मैं गवाह भी हूँ, मैं कई जगह रंजीत जी को देखा उन दिनों, तो गांव में उनका स्वागत नहीं हुआ था। स्वागत का मतलब कम। क्या आपको लगता है कि रणजीत सिंह जी की जो हार हुई वो उसके अंदर बीजेपी के संगठन की भी नाकामी थी? क्या लगता है आपको? मैं एक बात जानता हूँ आपातकाल से, सन 1975 से, जो मेरा मानना है कि सन 1975 में इमरजेंसी के बाद जब 77 में चुनाव होते हैं तो लोगों को कोई विरोधी लहर नहीं, कुछ नहीं, उनको बस इतना पता था कि हमने कांग्रेस को हरा देना है, चाहे वो किसी एक भी दे नहीं, वो सारे ही जीत जाए। वो मुझे लगता है, मैं अपने दिल में कई बार देखता हूँ कि शायद हरियाणा में वैसा समय आ गया है कि लोग 10 साल के बाद इस मूड में है कि चाहे कोई आगे को चला जाए, हमने हराना। नहीं, ग्रामीण इलाकों में तो विरोध ज्यादा है ना। क्या लगता है आपको कि जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है तो वहां पर भी बीजेपी का विरोध है? वो वहां पर भी नहीं है। अब हिसार में किसने ये अनुमान लगाया था कि बिना एजेंट के, बिना थैले के जयप्रकाश 20-25 हजार वोट ले जाएगा, और वो वोट उसमें रणजीत सिंह जी अपने खाते में गिन रहे थे। आपको बताया था। हाँ, वो खुद भी कहते थे जब हिसार से 50 से 50 हजार की लीड लेके, उनको 50 लीड आई 36,000, तो कारण यही रहा कि लोगों ने मन बना रखा, तो कोई आए या ना आए, तो पर्ची दे या ना दे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी वो मतलब जारी है, अभी वो जो लहर थी वो अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर काम कर सकती है। चलिए इस बात पर आ जाते हैं कि अगर इनके इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है और शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशन फर्टिलिटी सेंटर, तायल बाग, हिसार, हरियाणा। 10 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक बात हरियाणा का चुनाव क्या कहता जी, भाजपा से भी ज्यादा अगर लोगों ने गुस्सा उतारा जजपा पर, सबसे ज्यादा उसे बिल्कुल ठीक है, वो विरोध सहन करना पड़ा। और मुझे वो पंक्ति याद है अखबारों में, जब दुष्यंत का रास्ता रोका था और दुष्यंत ने कहा आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह किसी का रास्ता रोको, तो किसानों ने जवाब दिया था कि हमारे रास्ते में जो कील लगाएगा, आपने हमें दिल्ली जाने से रोका था, हम अपने गांव में भी आपको रोक सकते हैं। जी जी। तो इस तरह का जो जबरदस्त विरोध, और आपको ये भी पता अखबारों में, मैं कोई साथ नहीं था, कि नैना जी को इतने सवाल पूछे, गाँव शायद पेटवार था, कि वो रो के आते थे। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से हरियाणा में चल रहा है, हरियाणा का हम ज्यादातर चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद ही हुए हैं, अगर हम जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो एनडीए की सरकार आई, यहाँ पर आईएनएलडी और बीजेपी का गठबंधन था। उससे पहले की बात करें तो हरियाणा और विकास हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था, उनकी सरकार आई। उसके बाद 10 साल जब ऊपर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई 2004 से 2014 तक, तब भी यहाँ पे हरियाणा में बीजेपी हाँ, मतलब कांग्रेस की सरकार बनी। अलग मत। हाँ जी। अलग और तरह अभी का 2014 से 2024 भी यही हुआ है कि ऊपर बीजेपी की सरकार बनी है, तो यहाँ पर एक बार बीजेपी की सरकार बनी, एक बार एनडीए की सरकार बनी। तो क्या लगता है कि ये ट्रेंड टूटेगा 2024 में, इस बार अक्टूबर में? कुछ कह नहीं सकते। देखो, बीजेपी में हैट्रिक लगाने की, तीसरी बार आने की पूरी तैयारी की है, ठीक है, पूरी हिम्मत कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री ठीक है, जैसे भी हैं, लेकिन वो मेहनत बहुत कर रहा है। तो एक बात, क्या आपको ये नहीं लगता कि बहुत कम समय रहते हुए उनको बदला गया? अगर बदलने का क्रम जारी रखना था तो 1-1.5 साल पहले बदला तो है ही कि लोगों ने उनके बदलाव को स्वीकार नहीं किया जी, कि अगर आप चेहरा बदल देते हैं, मैं आपकी जगह बैठ जाऊंगा, मेरी जगह बैठ जाओ, तो चैनल का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम दोनों ही, आप इधर आ जाओ, मैं उधर चला जाऊँ। और वैसे भी अभी भी कहते हैं लोग कि गुरु ही सुपर सीएम, गुरु ही सुपर सीएम है। उनको इस तरह से शायद नहीं दिखाना चाहिए कि ये बिल्कुल अनाड़ी है, मैं इसको सिखा रहा हूँ, वो इमेज खराब है। जैसे आपको पता कि नीलो के राज में क्या हुआ था कि वो उनको बिठा दिया बेचारे को, वो कहता मैं तो खड़ा हूँ मंत्री, हाँ, डमी कहा था, खड़ा हूँ मुख्यमंत्री, नहीं, वो लोगों ने स्वीकार थोड़े किया
लेकिन काम तो कर रहे हैं आप जैसे कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि जो भी उसमें समझ है, जितना भी उसमें स्टेमिना है, वो लगा। ये तो एक बात है कि मुख्यमंत्री इधर से उधर देख रहे हो। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बसपा सुप्रीमो मायावती को मिलकर करवाया है। आपका क्या कहना है? लगता है वो करवाया या नहीं करवाया जी? लेकिन मैंने लिखा था कि जब पहले हुआ था उस समय एक तरफ तो इनेलो सत्ता में थी, 98 की बात है जी। अमन कुमार नागरा चुने गए। उस समय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे और मायावती का नाम प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब दोनों लस्त हो चुके हैं। मैं ये लिखा जनाधार बहुत जनाधार में इतना चुंबकीय आकर्षण नहीं है। और मायावती भी देखो यूपी में उनकी धार और कुंद कम हो, हाँ कम हो चुकी। मायावती यूपी में कोई सीट नहीं ले सकते, तो दोनों ही नीचे हैं और अपना धार बचाने के लिए हाँ वो है को कोई करवा दे उनका समझौता, इसमें आप किसी को क्या दोष दें, उनको तो खेलना है। तो चलते इसलिए माने जाते हैं कुछ ना कुछ नया शरारत करते रहो, तो कोई ना कोई नई हर्डल रेस होती है, इसमें नई हर्डल डालते जाओ। कभी ईडी ले आओ, कभी सीबीआई ले आओ, कभी गठबंधन ही करवा दो। तो ये क्या आपको लगता है कि पहले जो चुनाव होते थे हरियाणा के विधानसभा, वो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही होते थे और अब इस बार अलग किए गए हैं, क्या कारण समझते हैं? वही है कि एक का मिजाज भाप, हरियाणा का भाप लें फिर महाराष्ट्र में करवा लेंगे। अगर यहाँ मिजाज नहीं अच्छा मिला तो वहाँ थोड़ी देर कर लेंगे, अपने और तरीके अपना लेंगे। लेकिन जो मेरा एक अनुभव कहता है, मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ, क्या आप वो तर्कसंगत मानते हैं या नहीं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो दिल्ली के साथ तीन तरफ से मिलती लगती है। पंजाब के किसान आंदोलन करते हैं तो हरियाणा के अंदर से एंटर करते हैं। वेस्टर्न यूपी के भी हरियाणा में से होके आते हैं, दूसरे रास्ते से भी आते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के लोग भी आते हैं और हरियाणा के जो किसान हैं, जो उस किसान आंदोलन में जो किसान हैं वो सबसे उत्तेजनापूर्वक और सबसे एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये चुनाव इसलिए करवाया गया और अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, 2 दौरे कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से हरियाणा को बीजेपी की सत्ता कायम रहे, ताकि अगर इस तरह के किसान आंदोलन होते हैं तो वो लोग दिल्ली को होकर ना घेरें। और यदि हरियाणा में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो खुला रास्ता देंगे, जिस प्रकार भगवंत मान मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी की सरकार में किसानों को हरियाणा का दिया। क्या समझते हैं आप? देखो सत्ता जिसके पास होती है वो अपनी तरह से सोचता है, अपनी सरकार बनाने के लिए सोचता है, सरकार बचाने के लिए सोचता है ना। गोटियां हर तरह से लगाई जाती हैं, कुछ दूरदृष्टि भी लगाई जाती है, जो आप बता रहे हो कि भाई इधर से ना कोई आए उधर से ना आए, तो चीजें खेल जारी रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि खेलों का ज्यादा असर नहीं होने वाला। एक और सीधा सवाल आपसे, कल परसों ही दुष्यंत चौटाला ने एक्स मीडिया पर ट्वीट किया, जो कि पहले ट्विटर होता था आजकल एक्स मीडिया है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास मेरे 5-6 एमएलए भी चले गए हैं और अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं अपना उम्मीदवार, क्यों नहीं चुनाव हाँ जी क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 1-2 लाइनें भी लिखी थी, कहीं इधर कभी उधर, ना उधर है ना इधर है, वो इधर नहीं है वो उधर है, मतलब कि वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। हाँ बीजेपी का साथ दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो आज ही लिखा है मैदान बात कि राज्यसभा चुनाव में अब कोई रोमांच ही नहीं रहा। जी जी, क्योंकि जब खुला ही नहीं होना किसी ने, तो बीजेपी की मर्जी है, वो जिसको आपको टिकट दे दे, मुझे दे दे, किरण चौधरी को दे दे, है ना। वो मान लो किसी को भी टिकट दे दे, बन ही गया। जी जी, कुलदीप बिश्नोई को दे दे, कुलदीप बिश्नोई को तो राजी कर दिया वो, तो भाई टिकटें बांट लेना, तनवीर बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया ना कि आप ही हो, दर्जन हो गया, ठीक है मैं नहीं लेता जी, है ना। किरण चौधरी को एडजस्ट करना है, वो भी आ रहा है,
लगता है कि किरण चौधरी को ही भेज रही है। 19 महीने के लिए बनेगी, कहते फिर वो टर्म खत्म हो जाएगी। उनको क्रेज भी था बनने का, एक बार बन नहीं पाई थी, वो बनना भी चाहती हैं। और उनकी बेटी भी एडजस्ट हो जाएगी, वो तो शाम से लड़ेगी जी। तो इसके बावजूद जो दुष्यंत चौटाला की पीड़ा है वो ये है कि उनकी पार्टी लगभग बिखराव में कूद चुकी है। क्या आपको दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक भविष्य क्या नजर आ रहा है? अगर इस चुनाव में तो उनके लिए कोई संभावना बची ही नहीं है, संभावना मुश्किल है कि इस बार खाता भी खोल पाए। 29 में क्या संभावनाएं देखते हैं क्या? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव से पहले वो अपनी पार्टी का मर्जर ही कर दे बीजेपी में, क्या लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो मर्जर करेगी जी, क्योंकि उनका भाव इनको अच्छा नहीं रहा। ये तो आप मानते हो कि जब तक जरूरत थी उनको साथ रखा, जब जरूरत नहीं रही टर्म निकल गई लगभग तो हटा दिया। क्या आपको ऐसा वो लगता है? मर्जर नहीं करेगी, मेरा ये मानना है। चलिए ठीक है। और 29 में क्या संभावनाएं देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला? 29 में बनेंगे हालात। जब करें बात। अभी तो बने हुए हैं, आपको पता है, आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि अभी कोई उनके अफसर नहीं है, राजनीतिक कम चांस है। राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि हरियाणा में 3 लाल परिवारों का वर्चस्व रहा, बीजेपी ने एक एक करके सारे उनके पुत्रों को इधर उधर ले लिया, और जो जनता के बीच में उन 3 लाल परिवारों की जो इमेज थी और जो उनका जनाधार था या जो उनका एकाधिकार था, उस एकाधिकार को खत्म करने का प्रयास किया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, वो सही हुआ है, इत्तेफाक करते हैं कि जैसे वो दीमक खा जाती धीरे धीरे एक एक सीट एक एक को ने खा लिया है ना। कि कुलदीप बिश्नोई को मिला, किरण चौधरी आ गई, किरण चौधरी आ गई, उससे पहले रंजीत चौटाला, दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया। तो मैं वही कह रहा हूँ, दुष्यंत ने एक बात की तारीफ आप कर सकते हो, वो फाइटर तो है, परदादा की तरह। हाँ, इतनी छोटी उम्र में है, उसने जिस तरह से भी किया, अपने परिवार से भी लड़ा, लोगों से भी, तो 10 सीटें जीत ली और उसकी खुशकिस्मती थी, लेकिन बरकरार नहीं रख पाए। बरकरार इसलिए कि उसकी छवि जो थी, जैसे उसके साथ युवा वर्ग जुड़ा, उनको बड़ी उम्मीदें थी कि ये हमारे लिए कुछ कर देगा। जी जी। युवा वर्ग निराश हुआ, तो युवा वर्ग का रोष है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है। वो तो या तो एक तरफ ही होता हाँ, है, या तो इसी पक्ष तरफ में है या विपक्ष में। अब वो विपक्ष में आ चुका है उनके लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि 10 सीटें जो जननायक जनता पार्टी ने जीती, इनेलो का जो कैडर था, जो युवा वोट बैंक था, या इनेलो का जो कोर वोट बैंक था, वो उसके साथ आ गया था, अब वापिस वो ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के पास गया है? कितना परसेंट गया है, क्या मान? मैं बात बताता हूँ कि पिछले साल जब परिवर्तन यात्रा थी, मैं लगभग 10 दिन लगातार अभय के साथ में यात्रा देखने गया था। जी जी, ताकि आप ग्राउंड रिपोर्ट ले सकें। बिल्कुल। और वो एक आदमी, जितने भी भाषण सुने, वो एक ही बात उसकी वहां आके खत्म होती थी कि भाई एक बात बता दो, इस गांव में जजपा का कोई सपोर्टर बाकी। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, टायल बाग, हिसार, हरियाणा। बचा है या नहीं? अगर कोई बचा है, मुझे उसके घर ले चलो, मैं उसके पांव पड़ दूंगा, तो जजपा छोड़ दे। बिल्कुल ठीक बात। वो बात लाना चाह रहे थे। पर उससे भी जो मजेदार बात मैंने देखी, वो एक उदाहरण है सच्चा के झूठ का। तो जो मुझे इनके लोग लेके जाते थे अलग गाड़ी में, वो जब एक गांव में खत्म हो गई, ये आगे चले गए, मैंने आगे नहीं जाना था, तो किसी के जैसे भैंसे वगैरह गाय वगैरह पालते हैं, तो उसको जो भी बोलो आप, तो वहां बैठ गए, वो लोग भी बैठ गए, गांव वाले, हम मुझे ले जाने वाले भी बैठ गए, चाय भी बन गई, हुक्के भी चल पड़े, जैसे यहाँ चलता ही है गाँव में, हुक्के पे चर्चा हो। इतने में उन्होंने इनसे पूछा, गांव वालों से, अभय के स्मृत को, कि भाई क्या होगा, हमारी रैली, हमारा ये इतना बड़ा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया, वो इतना सच बोला। कहता जी देखिए, ये अभी चुनाव हुए थे पिछली बार, वो सारी वोट जजपा की थी और गई। अब आप कुछ भी कर लो,
ये वोट कांग्रेस को जाएगी। तो ये तो उसने काम तो किया भाई ने, जजपा का बीजेपी का दुष्प्रचार तो किया, लेकिन वोट फिर उसने नहीं काटी, कांग्रेस को दी। हाँ, वो जो मतलब बीजेपी का विरोध करने वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देख रहे थे, बीजेपी को हराने में सक्षम हो। उसने नुकसान तो किया इन दोनों का। क्या इस बार विधानसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के मुद्दे भी अलग अलग होते हैं, जैसे पहले होता था कि जो कोर जाट वोट है, कोर जाट वोट बैंक है, अगर देश वाली जाट की बात करें, जाट बैंक की वोट बैंक की, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है, और जो बागड़ी बैंक थी वो चौधरी ओम प्रकाश चुन ले, एक संभावना जैसे लोकसभा में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तब भी कहता था जब कहा गया जी हिसार में 4 जाट नेता खड़े हो गए, हाँ, 3 एक ही परिवार, 3 एक ही परिवार के, तो मैंने एक बात कही थी, अब भी कह देता हूँ कि जाट को आप इतना ना तो भोला समझो ना समझ समझो। आज के जो जाट हैं आप गौर करो, पढ़े लिखे हैं, बिजनेस में भी आप कुछ पता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव उनको सब कुछ पता है। उनको ये भी पता है कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, पर उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने किसको वोट देना है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो राजनीतिक विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो अन्य दलों में है, वो लोग ये सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए, आगे सीएम बनाने के लिए बड़े बड़े नेताओं की बलि ले ली है, जिसके अंदर राव इंद्रजीत भी है, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी है, किरण चौधरी भी है, कुलदीप बिश्नोई भी है, कैप्टन अजय यादव है। उसके बाद अपने उनके समधी को भी टिकट उन्होंने नहीं दिलवाई, फरीदाबाद से करण सिंह दलाल हैं, उनके अभिन्न मित्र कुलदीप शर्मा है करनाल से, उनको नहीं टिकट दिलवाई, उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिली। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वैसे आप इसके उल्ट सोच के देखो जी, अगर अभय यादव को मौका मिले तो चिरंजीव को नहीं बनाएगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल। अगर वीरेंद्र सिंह को मौका मिले तो भूपेंद्र को नहीं बनाएगा जी। तो आप कहाँ सोचते हो कि वो बहुत अच्छे हैं और ये बहुत खराब है? सारे राजनीतिज्ञों का यही है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, मेरा बेटा ओम प्रकाश चौटाला उसके उलट कहते हैं कि एक बार आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने गुड़गांव में पूछा था उनसे कि फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को बना दिया है, लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव को आगे कर दिया, और भी कई जैसे राजेश पायलट, अखिलेश को यादव, हाँ, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आगे प्रमोट कर दिया है। आप किस दिन अजय और अभय को आगे लाएंगे? तो उन्होंने कहा अपने भतीजे को ला रही है। हाँ जी, हाँ, मायावती भी अपने भतीजे को, आकाश को आगे कर चुकी है। तो चौटाला जी का जवाब था कि भाई पत्रकार महोदय, राज और खास तो खुद ही करो तभी मजा आता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये लालसा आप में मुझ में भी है, राजनेताओं में भी है जी, लेकिन राजनेताओं में कुछ ज्यादा है। राजघराने नहीं है ना, जनता ऐसी किसी को सौंप दी कि अब इसके बाद उसको बनाना है, बनेगे तो संघर्ष से बनेगी। अब बात है जो आपने बात की, उसका दूसरा रूप बहुत बढ़िया है कि जब जींद में उपचुनाव हुआ, रामविलास शर्मा ने जो बात कही, ये जो आज तक हरियाणा में कांटा निकालते हैं, वो रणदीप भी निकालेगा, जिसका बस चलेगा, जो जहाँ कांटा निकालने में सक्षम है वहाँ कांटा निकालेगा, कांटा निकालते। उसके बाद मेरे कहा काफी है कि कांटा निकालने में कांग्रेसी जो है वो बड़े एक्सपर्ट माहिर है। तो क्या लग रहा है आपको ओवरऑल? राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा में लगभग 5-7 सीटें ऊपर नीचे हैं, और इस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था कि कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों को, प्रस्तावित उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली, और बीजेपी के जिन वो निर्दलीय लड़ेंगे। पिछली बार जजपा में गए थे, इस बार कह रहे कि इनेलो और बसपा में आए। क्या लग रहा है? नई चीज शुरू हुई है, मैंने लिखा उसमें क्या जी, कि अपने हाँ, विधायक बोले एक नया दल बढ़ा के बैठ गए और पति पत्नी चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, जुलाना से, और तरह से गोविंद कांडा और गोपाल कांडा चुनाव, उनका भतीजा भी आ गया है ना, रानिया से हो जाएंगे। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ बीजेपी, कहाँ वो कांडा के साथ समझौता कर रहे। एक सीट रानिया में मैं पूछना चाह रहा हूँ, रानिया में हलोपा ने, जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है, उनके भाई के बेटे को, मतलब गोपाल कांडा ने अपने भतीजे धवल कांडा को फंसाया था रानिया से। रणजीत सिंह चीज को लेकर नाराज भी है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी रणजीत सिंह को टिकट देगी या रणजीत सिंह जी पाला बदलेंगे?
कई तो ये भी कह रहे हैं कि 22 तारीख को, हालांकि कल सोशल मीडिया में चल रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, क्या लग रहा है? राजनीति के बारे में एक ही वाक्य बड़ा मशहूर है, राजनीति संभावनाओं का। नहीं, मैंने उनसे पर्सनली बात की, कल मेरे से बातचीत होती रहती है, बोले नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बीजेपी में ही रहूंगा। चलो फिर हमने क्या कहना, जब उन्होंने कह ही दिया, जब आपको क्या लग दिया, नहीं मुझे फिर क्या लगना है, जब आप जिद किए बैठे मतलब बीजेपी में रहना, हाँ जी, तो फिर मैं क्यों कहूँ जी आप बदल जाओ। अगर समझौता हो जाता है और बीजेपी हलोपा को वो टिकट दे देती है रानिया की, के फिर वो लड़ेंगे लड़ेंगे ना, वो कौन सा पीछे जाएंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, वो पक्का है। लड़ेंगे, कल अपने लड़ेंगे। हाँ, और निर्दलीयों की भूमिका क्या लग रही है आपको, रहेगी या स्पष्ट बहुमत आने वाली? अभी थोड़ा समय आने दो, हम्म। अभी तो टिकटें बटने दो, 15-20 दिन लोकसभा में 20 दिन के बाद एक बार जब टिकटें बट जाएंगी, लोग आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे, फिर किसी आपके सवाल पूछने वाली बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं बनता, अभी नहीं बन रही, अभी तो घमासान मचा हुआ है। अभी तो मसाला और अभी आप डाली है, अब तो जल्दबाजी होगी, हम ऐसी बातें करें जी जी, कि ऐसे हो जाएगा, अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी तो पहले कैंडिडेट आने दो ना, फिर नाराज हो गए खड़े होने दो, आप किसी और को खड़े कर दोगे, मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा। अंतिम सवाल आपसे कि बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी एक एक विधानसभा पे कम से कम 15, 18, 20, 28 प्रस्तावित उम्मीदवार और ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि जैसे टिकट उन्हीं के जेब में है। तो क्या एक व्यक्ति को मिलेगी टिकट? अगर हम नलवा की बात करें तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, नारनौल में भी है, बरवाला में भी है, बीजेपी की भी है, हाँ सभी जगह। आपके साथ हाँ जी, तो निहार जी कितना विश्वास से बता रहे मैं ही टिकट लाऊंगा। हाँ बिल्कुल। वो गंगवा जो है सिटिंग, हाँ जी, और विधानसभा उपाध्यक्ष भी, और मनोहरलाल के बिल्कुल खासम खास। किसी का खास है या नहीं, अगला जीता हुआ कैंडिडेट सिटिंग एमएलए है, आप उसको मतलब उम्मीद करते हैं हटा के आपको टिकट? क्या आपको नहीं लगता कि ये इतने सारे जो प्रस्तावित उम्मीदवार हैं, टिकट तो एक को मिलनी है, ये दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि चुनाव जरूर लड़ेंगे, पहुंचाएंगे, क्योंकि ये देवेंद्र बबली की तरफ उस स्टेज पे आ चुके हैं, कई नेता है तो बिना चुनाव लड़े रह नहीं सकेंगे। जैसे कि नारनौल से जसवीर मेघवाल है, हाँ। नलवा से अनिल मान है, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत प्रचार प्रचार कर यही कहा था कि मैं झंडा कांग्रेस का पार्ट चुका था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली और मैंने समर्थन क्या करते, मुझे दुष्यंत ने अप्रोच किया, मैं चुनाव लड़ लिया, मैं जीत गया। जोगीराम सिंह भी इसी तरह। तो ये है कि अभी समय भी आना है, और अभी जो इस तरह से नाराज होंगे खड़े भी होंगे। कुमारी शैलजा ने 4-5 दिन पहले नारनौल में रैली की, उनके ओएसडी रहे हैं, उनके बहुत वफादार और उनके टीम के अहम सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी, तो उनके फादर साहब वीरेंद्र सिंह मंत्री रहे देवीलाल सरकार में, और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो किसी आप वहाँ गए थे? मैं गया नहीं था, लेकिन हाँ आप ध्यान से सारे वीडियो देख लो। वैसे उसने अनाउंस नहीं किया, इतना कहा था कि जिस तरह से आपका जोश है, आपके जोश को देखते हुए लगता है कि आप अजय को चाहते हो, तो इशारा तो सारे कर रहे हैं, लेकिन उसने अनाउंस नहीं किया। ये बात आप उनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन वो गई उनके लिए, ये तो पक्की है। हालांकि मजेदार बात है, खुद अजय चौधरी ने ये बात कही तो मैंने लिखी नहीं कि 2005 में शैलजा और हुड्डा मेरे लिए आए, तब भी इसी अनाज मंडी में बड़ी रैली हुई थी, उसकी वर्णित सुन लेना। और आज 2024 में 19 साल बाद फिर वही रैली है, फिर मेरा रिकॉर्ड टूट गया, पर वो थोड़े कहेंगे मेरे साथ वो है तो वो नहीं, लोग महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में जो चुनाव प्रचार है, चुनावी सभा है, रैलियां हैं, कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा मंच साझा करेंगे, एक रैली नहीं आप उम्मीद कर सकते हैं, मेरा ख्याल होगा राहुल गांधी के होगा करवाएं। मैंने ऐसा मौका भी देखा था जब सोनिया गांधी रोड शो पे थी, आई थी प्रियंका सोनिया गांधी की 2004 या 14 की बात है। लोग मुझे सुबह सवेरे में अपने दोस्तों को मोटरसाइकिल खिला रहा था, घुमा रहा था, शैलजा जी का फोन आया कि आप फटाफट
मेरे ख्याल में। रेस्ट हाउस पहुंचा और रेस्ट हाउस पे अच्छा, सोनिया गांधी आई। वो सामने सोनिया खड़ी है, इधर प्रेस खड़ी है। और उस दिन सवाल क्या था, नाजमा हेपतुल्ला कांग्रेस छोड़ के। हाँ, बीजेपी चली गई। उसके बाद उनको रोड शो शुरू करना था। तो रोड शो में क्या हुआ था, एक ही गाड़ी में भजनलाल जी बिठा दिए, एक ही गाड़ी में भूपेंद्र हुड्डा जी बिठा दिए, एक ही में वीरेंद्र जी बिठा दिए, एक ही में शैलजा बिठा। सारे इकट्ठे। जनता को तो एक दिखा दिया ना, एक बार दिखाएं। लेकिन एक बार दिखाएंगे क्या, चुनाव से 10 दिन पहले या हफ्ते पहले अगर इकट्ठे हो जाते हैं उसका कुछ प्रभाव जाता है? हाँ सर, थोड़ा तो जाता ही। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी इकट्ठे हो जाए। देखो अभी ले लो बसपा की आप बात करते हैं जी, तो उनका भी कुछ जाएगा ना, लोग मायावती अगर रैली करें आ जाए कुछ तो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। नहीं जाएगा। अब इनका भी अगर वो दिख जाते हैं, जब आपको पता पिछले चुनाव हुए थे जब भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा ने इकट्ठे ही रैली की, लेकिन अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव राजस्थान अब यही कहा गया था कि भाई बहन की जोड़ी वापस आ गई। हाँ, वो आ गई थी, इकट्ठे भी हो गए थे। लेकिन अभी पीछे राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी हुए थे। तो वहां पर राहुल गांधी ने सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को एक मंच पर मैं यही कह रहा हूँ, प्रभाव क्या बस हो ना हो, हमने तो कोशिश करेगी ना हाईकमान जी कि आपको, पर मुझे एक जगह दिखा दें, ये तो कोशिश तो होगी। उसका असर होता है पब्लिक पे, वो पब्लिक जाने। लेकिन यदि अभी आ जाए, अभी इकट्ठा काम करना शुरू कर दे तो ज्यादा पॉजिटिव है ही, रहता है। लेकिन लेकिन जब उनसे ये सवाल किया जाता है दोनों से, वो कहते हैं कि हम अपने अपने तरीके से हाँ, मजबूत करें। वो एक ही वाक्य है सब तरफ से। जैसे आपने उस दिन मजेदार बात सुनी जी, उधर वहां जी ने जो कहा कि क्या शैलजा को हक नहीं है वो पद यात्रा निकाले, किसने रोका उनको निकालने से? तो अभी ये तरीका अपना लिया कि वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस मजबूत कर रहे हैं, हम भी कांग्रेस। चलिए अंतिम सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस के एमएलए आ जाते हैं 47, 48 या 50, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वैसा ही होगा जो 2004 में भजनलाल जी के साथ हुआ था। और यदि 38-39 सीटें आती हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। इस दावे में दम लगता है? मुझे नहीं लगता, पर लोगों को आदत है, ये हरियाणा है, इसमें बच्चा बच्चा राजनीति का जादूगर है, वो अपने अपने अंदाजे से हवा बनाता है। तो वो ये भी हवा बना रहे ताकि दूसरे के पक्ष में भी जाए बात कि जी आप इसको कमजोर नहीं समझो, ये भी बन ही जाएगा, जब बन ही जाएगी वो हवा बनाने वाली बात। तो क्या आपको ये लगता है कि हरियाणा की राजनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में जाट वर्सेस नॉन जाट होगी या नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है जाट वर्सेस नॉन तो बड़ा दुखद होगा। फिर वो जाट भी कैसे जीत जाएगा, नॉन जाट भी कैसे जीतेगा? एक बार कांशीराम जी को मैंने कही है, वो बात यहाँ भी लागू होती है। चंडीगढ़ में यूटी गैस ऑफिस मुझे मिलवा दिया, तब बसपा नहीं था ना, DS4 था अगर आपको याद है। तो मुझे एमएलए ले गया बंगा का, हमारे पास वाला, तो मेरा परिचय था, अच्छा दोस्त था, DS4 बनता था जो भी है, दलित शो से किया हुआ है। मैंने कांशीराम को पूछा बड़े प्यार से, मैं कहा जी एक बात बताओ, ये तो पक्का है कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट आपके समाज के हैं, लेकिन एक जगह डाले जा सकते हैं, आपको उम्मीद है कि तुम्हें? तो मैं फिर आपने पहले ही तो उसका नाम रख दिया DS4। आप तो पहले एक कम्युनिटी की पार्टी हो गए, एक कम्युनिटी की पार्टी क्यों हो कि आपका जो पार्टी का नाम ही गलत है, सर्व समाज के लिए होना। तब जाके मैं ये मानता हूँ, मेरा नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, औरों ने भी कहा होगा, कई जगह से बात आई तो उसने उसका नाम ही बदल दिया, हो जाएगा। तो अक्सर सारे समाज उसने भी किया, मायावती ने ब्राह्मण जोड़े नहीं। तो ये आप यहाँ भी नारा भी दिया था कि ब्राह्मण शुल्क बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। अब यही बात यहाँ है कि आपको अकेले जाट भी जाएंगे, उनको दूसरे समाज के वोट चाहिए, आपको कैद जाट दी जाएंगे, उनको जाट के वोट चाहिए। तो जहाँ अगर ऐसा होगा समाज को आप बांटेंगे, वो बड़ी दुख की बात है। अक्सर कांशीराम पैन का उदाहरण देते थे, वो ये कहते थे कि ये दलित वर्ग है
और ये उच्च वाला है। अग्निकास्ट वाला है, तो वो बोला ये हमारा सारा खा जाते हैं, यही लिखता है, ऐसे दिखा। मैं तो बड़ा लिखता हूँ कि जी, वो जी। पंजाब में आपको नहीं पता, जब मैं दैनिक को कवर करता था तो मेरे पास बीट ही थी कि जो लिखना है बसपा पे यही लिखेगा। ठीक तो बात। इसलिए काफी मैं उनके निकट आ गया, भी इसमें ही लिखना है तो वो बुला लेते। चलिए आपका ये मानना है कि हरियाणा में जो चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं उसमें मुख्य मुकाबले में कांग्रेस भाजपा और और कांग्रेस। बीजेपी, बस ये है। बाकी दल जो है वो पीछे जैसे रेस होती है ना, दूसरे तीसरे चौथे के लिए हाँफते आए। स्पष्ट बहुमत कोई लेगा अभी नहीं हो सकता है अभी, पर है नहीं, पर टिकटें अनाउंस हुई हो। टिकटें अनाउंस होने के बाद फिर दोबारा बैठेंगे, फिर मिलेंगे। कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से कमलेश भारती जी ने पूरे हरियाणा की राजनीति पे हमने बात की और राष्ट्रीय राजनीति पे भी बात की, जातिवाद की राजनीति पे भी बात की। इस तरह की रोचक किस्से, रोचक जानकारियां और इस प्रकार के डिबेट्स और इंटरव्यू हम फिर आपके सामने लाते रहेंगे। भारती जी फिर आएंगे दोबारा स्टूडियो में। भारती जी आप स्टूडियो में पधारे, आपका पधारने का आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ, आपने नए तरह से काम करने की जी। शुरुआत की, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं? आप किसको वोट देना चाहते हैं? या आपकी नजर में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने, या कुमारी शैलजा बने, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, या कोई अन्य चेहरा जिसको आप चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? अपनी राय जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।